हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के पिछले वीडियो में आपको याद होना चाहिए कि हम लोग चैप्टर पृष्ठ रसायन लेसन को पढ़ रहे थे। तो उसी के कुछ टॉपिक्स को हम और जो है आगे आज बढ़ाते हैं। और आपको हम बता दें कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे हम समझाते हैं या उसके नोट्स आपको बताते हैं या दिखाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर आप विशेष करके ध्यान दीजिए। समय कम है और इसलिए सबको टाइम देना चाहिए पढ़ाई पे। तो हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। इसको उत्प्रेरक भी बोला जाता है, ठीक है। उत्प्रेरक की घटना ही कहलाती है उत्प्रेरण। तो देखेंगे कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी उपस्थिति में अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे रिएक्शन को देखे होंगे जिसमें जो तीर चिन्ह होता है उस तीर चिन्ह से जस्ट ऊपर या नीचे आपको कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई रहता है। अक्सर बहुत सारे ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं में, जैसे निकेल लिख दिया है या फिर कॉपर लिख दिया है या फिर जो है समझिए कि कुछ टेम्परेचर दे दिया है इतना डिग्री सी। तो ये मतलब है कि इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया जो है सुचारू रूप से होगा। तो इसी तरह से समझिए कि कोई ऐसी अभिक्रिया हो रही हो जिसके अंदर कोई ऐसा पदार्थ हम डाल दें जिसके चलते हमारा अभिक्रिया जो पहले हो रहा था उसकी तुलना में तीव्र गति से होने लगे, तेजी से होने लगे, तो इसको हम कहते हैं उत्प्रेरक, ठीक है। अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है किंतु पदार्थ पर कोई अस्थायी परिवर्तन नहीं होता और यह परिघटना उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की जो प्रक्रिया है, जो घटना है, उसी को कहा जाता है उत्प्रेरण। क्लियर आ गया? बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान है कि जिसके वजह से रासायनिक अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाए, तेज हो जाए, उसको कहा जाता है उत्प्रेरक, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे उत्प्रेरण के प्रकार भी दिए गए हैं। उत्प्रेरण के प्रकार जो हैं आपको दिया गया है, मुख्यतः दो तरह का ये होता है। पहला क्या है तो समांगी उत्प्रेरण है। आप मिश्रण पढ़े होंगे तो याद आना चाहिए 9th क्लास में, समांगी और विषमांगी। वही आपको यहाँ आ गया है उत्प्रेरक के प्रकार में। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण दोनों की परिभाषाएं क्या है, किसको बोला जाता है, देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि समांगी उत्प्रेरण की परिभाषा है, यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में हो। प्रावस्था यानी अवस्था, ठोस है तो ठोस हो, द्रव है द्रव है, गैस हो तो गैस हो। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेरण को हम समांगी उत्प्रेरण कहेंगे। यानी दोनों सिमिलर होना चाहिए, समानता प्रदर्शित करे, दोनों की अवस्था समान हो। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो, और जो उत्प्रेरक के लिए, जिस उत्प्रेरक के तौर पे जिस वस्तु को हम उसमें रख रहे हैं, वो दोनों की अवस्थाएं समान हो, तो उसको हम कहते हैं समांगी उत्प्रेरण। क्लियर है? अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, देखेंगे आप कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या है ये? सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और O2 गैस है। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, मिलते हैं तो बनाते हैं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन आप ध्यान देंगे कि इसके तीर चिन्ह से जस्ट ऊपर लिखा गया है NO नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी आपको क्या है? गैस ही है। यानी अभिकारक भी गैस, और जो हम उत्प्रेरक के तौर पे यूज कर रहे हैं वो भी गैस है। तो इसको हम कहेंगे समांगी उत्प्रेरण। बहुत आसान है। इसी तरह से विषमांगी उत्प्रेरण। तो अगर आपको समांगी याद है तो विषमांगी भी आप बोल सकते हैं, उसके अपोजिट होगा, आप अनुमान भी लगा सकते हैं। विषमांगी उत्प्रेरण, यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं के हों। यानी एक ठोस है तो समझ लीजिए कि दूसरा जिसको हम उत्प्रेरक के तौर पे मिलाएं वो क्या हो? गैस हो या कुछ द्रव हो। तो इसको हम बोलेंगे विषमांगी उत्प्रेरण। भिन्न भिन्न प्रावस्था में पाए जाए तो ऐसे उत्प्रेरण क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण है। जैसे
SO2 और O2 दोनों गैस है, लेकिन Pt लिखा गया है, Pt यानी प्लेटिनम, ये जो है Pt लिखा गया है, प्लेटिनम धातु है, तो ये अब जो है आपको ठोस है। तो ऐसी स्थिति कहलाएगी क्या? विषमांगीय उत्प्रेरण। क्लियर है, समझ में आ गई होगी कि उत्प्रेरण दो तरह के मुख्य रूप से होते हैं। अब आपको इसमें और टॉपिक दे रहा है कि उत्प्रेरण की क्रियाविधि क्या है, कैसे उत्प्रेरण काम करता है, उत्प्रेरण जो है कैसे काम करता है, तो पढ़ लेते हैं। उत्प्रेरण की क्रियाविधि निम्न पदों में संपन्न होती है। निम्न चरण होते हैं जिसमें उत्प्रेरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। सर्वप्रथम जब अभिकारकों एवं उत्प्रेरकों को संपर्क में लाया जाता है तो अभिकारक उत्प्रेरक की सतह पर विसरित हो जाते हैं। विसरित मतलब फैल जाते हैं, ठीक है, और ऐसी क्रिया होती है, फिर उत्प्रेरण जो है होना शुरू होता है। इसके बाद आपको टॉपिक है अधिशोषण। उत्प्रेरक की सतह पर कुछ सक्रिय स्थान होते हैं, यहाँ की संयोजकताएं मुक्त होती है, अतः अभिकारक इन सतहों पर अधिशोषित कर लिए जाते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? अधिशोषण की। पहले फैलना, फिर अधिशोषण होना, ऑब्जर्व करना। संक्रियित संकुलन का निर्माण होता है। सक्रियित का मतलब होता है जो एक्टिव है, ठीक है। तो अधिशोषित होने के बाद अभिकारक उत्प्रेरकों के साथ सक्रिय संकुल का निर्माण करता है, ठीक है। सबसे पहले वो जो है क्या होगा? सक्रियित होगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और ऐसे संकुल, यानी संकुल मतलब एक बंडल को आप बोल सकते हैं, एक खास स्थान को बोल सकते हैं, वैसा निर्माण करता है। फिर उत्पाद का विसरण होता है। उत्पाद जो बनता है, जैसे ही सक्रियित संकुल बनता है वैसे ही उत्पाद का बनना भी शुरू हो जाता है। और इसमें जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो है क्या होते हैं? उत्पाद निर्मित हो जाते हैं, बन जाते हैं। निर्माण उत्पाद विस्तृत कर दिया जाता है और उत्प्रेरक पूर्व अवस्था में आ जाता है। उत्प्रेरक के सिद्धांत क्या होते हैं? ये आपको चरण थे उत्प्रेरण की क्रियाविधि के। अब है उत्प्रेरक का सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के आधार पर यह काम करता है? तो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया कम ऊर्जा पर तथा तीव्रता से संपन्न होती है। यही उत्प्रेरण का सिद्धांत है। ध्यान रखिए, सबसे पहले ये क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, और जैसे ही ये ऊर्जा कम होती है तब यह तीव्रता से संपन्न होता है। जब उसकी एक्टिवेटेड एनर्जी कम हो जाएगी तो तीव्रता से वो संपन्न होगी, और यही कहलाता है उत्प्रेरण का सिद्धांत। अब एक और आपको प्रकार दिया गया है कि एंजाइम उत्प्रेरक भी होते हैं। जैसे अभी हम लोग प्रकार पढ़े थे उत्प्रेरण का 2, उसी का टॉपिक आप समझ सकते हैं कि एंजाइम उत्प्रेरक भी होता है। तो एंजाइम जो है क्या होता है, आप पढ़े भी होंगे कि हमारे शरीर में बहुत ऐसे एंजाइम मौजूद हैं, और बहुत एंजाइम हमको कभी कभी बाहर से लेना भी पड़ता है। बदहजमी की उपस्थिति में या होने के दौरान हम जो है इनका यूज करते हैं दवाओं के रूप में। एंजाइम एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ खमीर के अंदर मिलने वाला, परंतु वर्तमान में यह धारणा बदल गई है। जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ जिसका कि उच्च आणविक भार होता है तथा जो जीवित कोशिकाओं द्वारा निर्मित किया जाता है वो एंजाइम कहलाता है। जीवित कोशिका से बनाया जाता है एंजाइम। इस समय एंजाइम आर्टिफिशियल तरीके से बनते भी हैं, हमारे शरीर में तो मौजूद है ही, ये एंजाइम कहलाता है। एंजाइम की संरचना से स्पष्ट है कि इसमें अप्रोटीन युक्त एवं प्रोटीन युक्त भाग दोनों होता है। मतलब जो प्रोटीन वाला हिस्सा प्रोटीन युक्त भाग कहलाता है, जो प्रोटीन का नहीं होता है उसको अप्रोटीन युक्त भाग कहते हैं, ठीक है। ये रहा। अब इसमें आपको दिए गए हैं कोलाइड्स क्या होता है। कोलाइड्स आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। कोलाइड्स, कोलाइडल, तो देखेंगे जब किसी विलायक में परिक्षेपित पदार्थ के कणों की आकृति निलंबन के कणों की आकृति तथा साधारण विलयनों के कणों की आकृति के बीच होती है तो इसको हम कोलाइड्स कहते हैं। ये कण की कुछ पार्ट्स के उसके त्रिज्या के अनुसार उसका मान होता है कि इनकी आकृति अगर रहेगी तो उसको हम कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। अगले दिन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में और डिटेल कोलाइड्स के प्रकार क्या होते हैं और जो है हम बताएंगे, ठीक है।